तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ धूल। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, धूल धूल सब समझते हैं। टेबल कुर्सी पे जम जाती है धूल तो बड़ी खराब लगती है, हाथों में लग जाती है तो हाथ धोने पड़ते हैं। और धूल से कई लोग बड़ी सुंदर रंगोली बनाते हैं। धूल के कई रूप देखने को मिलते हैं। गाँव में जब ये धूल उड़ती है तो ये आंखों पे जम जाती है, चेहरे पे जम जाती है। जब आप धूल भरी सड़कों पर जाते हैं तो माथे पर जम जाती है, बालों में जम जाती है। तो ये बड़ी ही सुंदर उस समय दिखाई देती है। तो लेखक ने भी ऐसे ही धूल के कई सारे रूप दिखाए हैं कि धूल किस किस तरीके से अपना असर दिखाती है। लेखक की यह आलोचनात्मक कृति है, इसलिए इसमें हमें धूल के कई सारे रूप पढ़ने को मिलेंगे। पाठ में मूलतः मतलब स्पष्ट रूप में लेखक ने जो कहा है वो धूल की उपयोगिता का वर्णन किया है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि धूल का उद्देश्य, उनका धूल से उन्होंने जोड़ा है गांव के लोगों को, जो लोग गांव में रहते हैं, जो धूल के संपर्क में रहते हैं। तो लेखक ने कहा है कि ये लोग हमारे लिए बड़े ही उपयोगी लोग हैं, जिनको कि शहरी लोग पसंद नहीं करते अपने पास बिठाना, उनको छूना, उनके संपर्क में रहना। तो लेखक ने यहाँ पर एक व्यंजना की है उस चीज की, एक व्यंग किया है उसके ऊपर कि शहर के लोग जो हैं वो गांव के लोगों को पास में बिठाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि हमारी जीवन की वास्तविकता ये गांव में रहने वाले लोग ही हैं। ये लोग हमारे लिए जितना श्रम करते हैं उसी की बदौलत हम इतना अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो पूरे पाठ में धूल की उपलब्धता मतलब धूल के कई रूप दिखाई देंगे आपको। लेखक ने बड़े सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया है इसमें। धूल गांव से चलकर शहरों तक आती है। मतलब जब धूल का क्या बताया है इन्होंने कि धूल जब गांव में रहती है तो उसका रूप बड़ा ही सुंदर रहता है, किंतु यही धूल जब शहर में आ जाती है तो इसे गंदा मान लिया जाता है। मतलब कि गांव में जब ये लोग रहते हैं तो बड़े उपयोगी रहते हैं, क्योंकि ये किसान रहते हैं हमारे लिए, और यही लोग जब शहरों में आते हैं तब इन्हें गंदा मान लिया जाता है। धूल एक सामान्य तत्व है, मगर हमें क्या देखना चाहिए कि धूल में बड़ी शक्ति भी है, धूल में बड़ी उपयोगिता भी है। धूल यदि हीरे पर जम जाए तो उसकी चमक को भी फीका कर सकती है, उसे भी असुंदर बना सकती है। तो लेखक ने यहाँ पर शुरुआत ही कैसे की है कि धूली भरे हीरे कहलाए। लेखक ने कहा है कि बच्चे जब धूल में खेलते हैं तब बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि बच्चे जब धूल में खेलते हैं तब वे बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के कारण ही वे सुंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने, लेखक ने एक चीज ये भी बताई है कि जीवन में जो वास्तविक प्रसन्नता है उसका बड़ा महत्व होता है। तो जीवन में बाहरी दिखावा जो है वो कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी तो उस गांव में ही मिलती है जहां पर कि जीवन को वास्तविकता के साथ जिया जाता है। तो पाठ में जिसके लेखक ने शुरुआत ऐसे की है कि हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह एक है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। मतलब किसके कारण? धूल के कारण। हीरे के प्रेमी शायद उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, सुडौल और चिकना, आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला देखना ही पसंद करेंगे। तो यहीं से दो तरह के लोगों का वर्णन आ गया है। धूली भरे हीरे कौन कहलाए? गांव के सुंदर सुंदर बच्चे जो धूल में खेलते हैं। और हीरे के प्रेमी कौन है? शहर में रहने वाले लोग, जिन्हें अपने घर में सुंदर सुंदर वस्तुएं इकट्ठी करने का शौक होता है। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पाठ में किया गया है, नयन तारा मतलब आंखों का तारा, यानी बच्चे अपने माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं, वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। यहाँ ऐसे लोगों की भी बात आ गई है जो लोग गांव में पले बड़े हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो बचपन में गांव में रह लिया है वो गांव की सुंदरता को समझता है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। पार्थिवता, सुंदरता, वास्तविक सुंदरता, मिट्टी संबंधी यहां दिया मगर सच्ची सुंदरता। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे फूल के ऊपर जो धूल जमती है और वो फूल के रंग को और ज्यादा बढ़ा देती है, उसमें एक नया रंग जोड़ देती है, वैसे ही जब ये छोटे बच्चों के मुख पर आती है तब ये उनकी सहज सुंदरता को निखार देती है। अभिजात वर्ग का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, जो शहरों में रहते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं या माने जाते हैं। कुलीन वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। प्रसाधन सामग्री होता है श्रृंगार करने की चीजें, मेकअप करने के आइटम सारे। तो वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, किंतु फिर भी बालक कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली
की तुलना में वह सभी सामग्री धूल नहीं हो गई। मतलब वो कह रहे हैं कि किंतु फिर भी इतनी कोई चीज सुंदर नहीं बना पाए वो आज तक, जो कि जब श्री कृष्ण शाम को घर लौटते थे गाय चरा के और उनके चेहरे पे जो सुंदरता दिखाई देती थी, उतनी सुंदरता आज तक किसी भी मेकअप से किसी बच्चे के चेहरे की हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब श्री कृष्ण की सुंदरता में वो धूल जो थी वो 4 चांद लगा देती थी, जो कि आज तक कोई चीज नहीं लगा पाई है। आगे लेखक इसी में कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग में से उसके नकली सलमे सितारे फीके पड़ जाएंगे। यहां पर हमारी सभ्यता, हमने पहले भी बताया कि शहरी लोगों की बात की जा रही है। संसर्ग में मतलब संपर्क में रहना, वो कह रहे हैं कि वो लोग बचना चाहते हैं, वो लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनके सलमे सितारे, जो हमने कहा था ना, हीरे इकट्ठे करने के शौकीन होते हैं शहरी लोग या अभिजात लोग, मतलब जो धनवान लोग हैं। तो जब धूल आएगी उनके घर में या उनके बच्चे धूल में खेलेंगे तो वो ऐसा मानते हैं कि वो गंदे हो जाएंगे और उनके घर में पड़ी हुई चीजें धूल लगने से खराब हो जाएंगी। मतलब वो धूल से घृणा करते हैं। किंतु गांव के लोग क्या धूल से घृणा करते हैं? वो नहीं करते हैं, क्योंकि गांव के लोग धूल के प्रति श्रद्धा रखते हैं। धूल मतलब वो मातृभूमि की मिट्टी। जिसने लिखा है धन्य धन्य वे हैं नरमेले, जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ न उठा रखा है। यहाँ पे लेखक ने उन साहित्यकारों की बात की है जो लोग धूल के ऊपर अपना साहित्य लिखते हैं, जो धूल पर अपनी श्रद्धा जताते हैं। तो वो लेखक क्या कह रहे हैं कि किसी ने ये लिखा है, धन्य धन्य है वे नरमेले जो करत गात, मतलब वे लोग धन्य हैं, नर यानी मनुष्य, धन्य है मतलब महान है, जो मेले करत गात, गात यानी शरीर, मेले करत यानी अपना शरीर मैला कर लेते हैं, कनिया लगाए, कनिया यानी गोद में उठाना, धूरी ऐसे लरिकान की, जो ऐसे बच्चों को अपने गोद में उठाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि ये लोग गांव के बच्चों को अपनी गोद में उठाते हैं। किंतु लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसे धूली भरे हीरो का महत्व कम कर दिया है ऐसे लोगों ने। क्यों कम कर दिया है? क्योंकि यहाँ पर धूल भरे बच्चों को गंदा मान लिया है उन्होंने। लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को, कैसे बच्चों को? जो कि गंदे होते हैं धूल में, उनको जब ये ऐसे शहरी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अपनी गोद में उठा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि धन्य है ऐसे लोग। धन्य धन्य में ही उनसे उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है। क्या कहने हैं कि इस लाइन में क्या हो रहा है? धन्य धन्य में तो ये पता पड़ रहा है कि वो बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो बड़े हैं, वो बड़े दिल वाले हैं, किंतु फिर मैले शब्द में अपनी हीन भावना ही व्यंजित की है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैले करत गात, मैले ने गंदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि वो उन बच्चों को उठाकर अपना शरीर गंदा कर लेते हैं, मतलब वो बच्चे गंदे हैं। और यदि वो बच्चे गंदे हैं तो जो लिखने वाला है वो किनकी महिमा बता रहा है? वो केवल शहरी लोगों की महिमा बता रहा है। उसका उन गांव के बच्चों और गांव की धूल के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैले शब्द में अपनी हीन भावना व्यंजित कर दी है, मतलब छोटी सोच बताई है। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दिया है। भेद बुद्धि मतलब उन्होंने भेद कर लिया है कि शहर के बच्चे और गांव के बच्चे गंदे होते हैं और ऐसे बच्चों को जो गोद में उठा रहे हैं वो लोग धन्य हैं। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। तो यहाँ पर वही चीज आई है कि वो नकली सलमे सितारों का प्रेमी है। वो हीरो का प्रेमी मतलब धूली भरे हीरो का, यानी गांव के बच्चों का या गांव की चीजों का प्रेमी नहीं है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग तो मैले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी से सनी हुई देह से तो कहीं उपकाई ही आने लग जाएंगी। वो कह रहे हैं कि जो लोग अपने छोटे बच्चों को धूल में खेलने या धूल में जाने से बच्चे गंदे हो जाते हैं, वो लोग जो ऐसा मानते हैं, यदि वो अखाड़े की मिट्टी देख लें या अखाड़े की मिट्टी से सनी हुई देह देख ले, शरीर देख ले जो अखाड़े की मिट्टी से सना हुआ है, तो उनको तो उपकाई ही आ जाएगी। उपकाई क्यों आ जाएगी? क्योंकि अखाड़े की जो मिट्टी होती है वो छाछ से, छाछ समझते ना आप, मट्ठा, छाछ और मट्ठे से बनाई जाती है। उस मिट्टी में पानी, छाछ, मट्ठा मिलाया जाता है, फिर वो मिट्टी बड़ी चिकनी हो जाती है, फिर वहां पर लोग पहलवानी करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि शहर के ऐसे जो लोग हैं वो अखाड़े की मिट्टी से सना हुआ शरीर यदि देख ले तो उन्हें उल्टी ही हो जाएगी। तो यहां पर आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि जो बचपन से धूल से खेला है
वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या है। यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, उन साहित्यकारों का वर्णन किया है जो गांव के बारे में लिखते हैं किंतु गांव के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, धूल के प्रति। और लेखक ने यहाँ पर फिर अपनी बात भी कही है। वो कह रहे हैं कि जो बचपन धूल में नहीं खेला उस बचपन की जवानी व्यर्थ है। वो कह रहे हैं कि जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से वो नहीं रह सकता जो गांव में रहा है, जो धूल में खेला है, किंतु जो नहीं रहा है वो उसका दुर्भाग्य है। आगे लेखक कह रहे हैं क्योंकि ये साधारण धूल नहीं है। कौन सी? अखाड़े की मिट्टी, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई पकाई हुई मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। वरन यानी बल्कि, सिझाई हुई यानी पकाई हुई, मट्ठा हमने बता दिया आपको, छाछ होती है मट्ठा। तो लेखक कह रहे हैं कि वो लोग इसका महत्व समझते हैं जो गांव में रहते हैं, जो पहलवानी करते हैं। जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। आगे है कि वह मिट्टी जब इनके शरीर पर लगती है तब वो एक दूसरे पे जब हाथ रखते हैं तो उनके हाथ फिसलते हैं यहाँ से, और ऐसा लगता है उस अखाड़े से निकला हुआ आदमी ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वह कुआं खोद कर आया हो। उसकी मांसपेशियां फूल जाती है, आराम से वह हरा होता है, अखाड़े में चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी सा समझने लगता है। तो यहाँ पर भी पहलवानी करने वाले लोगों का वर्णन है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का बना हुआ है। लेखक आगे क्या कह रहे हैं, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें, कि गांव में रहने वाले लोग इस चीज को समझते हैं, या मिट्टी में पहलवानी करने वाले लोग इस चीज को समझते हैं कि मिट्टी से ही यह शरीर बना है और मिट्टी ही उनके शरीर को बनाती है, और शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है। मतलब यह है कि हमें मिट्टी के संपर्क में रहना चाहिए क्योंकि अंततः हमारा शरीर मिट्टी में ही मिलने वाला है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा गया है। आगे यहाँ पर लेखक ने मिट्टी या धूल को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने इसे किससे जोड़ दिया है, जो हम पंच तत्वों की बात करते हैं, अंतरिक्ष मतलब आसमान, वायु, आग, पानी, धरती, तो उसी में एक होती है मिट्टी। धरती जो है वो मतलब मिट्टी। तो उस पंच तत्व की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि हमारा शरीर अंततः मिट्टी बन जाता है। तो लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जिसने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मिट्टी का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज हैं। यहाँ करें उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, मतलब हम कह रहे हैं ना कि सुंदर चीजें कैसी होती है, फूलों सी सुंदर होती है। तो फूल भी हमें मिट्टी से मिलते हैं। जितनी भी सुंदर चीजों की हम बात करते हैं वो सब मिट्टी से मिलती है। नदियां मिट्टी से मिलती है, पहाड़ मिट्टी के ऊपर ही बने होते हैं, धरती के ऊपर। तो लेखक कह रहे हैं कि रूप, रंग, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है। मतलब जितनी भी सुंदर चीजों की हम बात कर रहे हैं, खुशबू जो है वो फूलों से बनती है, फूल मिट्टी में पनपते हैं। जितनी भी चीजें हैं जीवन के लिए जो जरूरी है वो सभी हमें मिट्टी से मिलती हैं। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से होती है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। तो यहाँ पर ये वाले पैराग्राफ से हम छोड़ रहे हैं अभी इसके पहले तक, जहां की अखाड़े तक का वर्णन है वहां तक आप इसको अच्छे से पढ़ के देखो। इन पैराग्राफ से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनको खोज कर आप इसमें टिक करो बुक में कि उसके उत्तर आपको कहां पर मिल रहे हैं। आगे का हम भाग 2 आपको कल पढ़ाएंगे, आज नहीं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, जो लाइनें समझ में नहीं आ रही उनको पूछो, क्योंकि ये पाठ जो है ये क्लिष्ट है, मतलब कठिन है, मगर इसको जब आप समझेंगे तब आप बहुत सी नई चीजें समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए।